स्टूडेंट, आई एम गुलशन जहां। बच्चों, अब तक हमने पढ़ा द्रव्य के बारे में, द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में, तथा साथ ही साथ हमने पढ़ा कि द्रव्य की अवस्थाओं में होने के कारण क्या होते हैं, और हमने द्रव्य की अवस्थाओं में किस प्रकार से परिवर्तन होता है इनके बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ इस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स से जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें जल के एक अणु की, तो जल के एक अणु को अगर मैं अपने हथेली पे रखूं, क्या ये मेरी हथेली को भिगो पाएगा? नहीं। लेकिन अगर मैं वहीं पर इस वाटर को अपने हाथ पर डालती हूं तो ये मेरी हथेली को भिगो दे रहा है। इट मीन्स कि इसमें ऐसा क्या होता है जो कि मेरी हथेली को भिगो दे रहा है। बच्चों, इसमें जल का एक अणु नहीं होता है, बल्कि इसमें जल के कई सारे अणु होते हैं। मतलब यह है बच्चों कि जल के एक अणु में, जल के एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में वो प्रॉपर्टी नहीं होती है जो कि जल के अणुओं के समूह में पाई जाती है। इट मीन्स इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डिड नॉट हैव वेटिंग प्रॉपर्टी। अगर बच्चों इसी प्रकार से अगर बॉइलिंग की बात करें, गलनान की, तो अगर मैं जल के एक वाटर को बॉयल करना चाहूँ, क्या बॉयल होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर पतीले में मैं पानी रखकर बॉयल करना चाहूँ तो वो बॉयल हो जाता है। बच्चों, इन सारी बातों से हमें ये समझ आया कि जल के एक अणु, जल के एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल में कई सारी प्रॉपर्टी अलग होती हैं। वहीं अगर हम अणुओं के समूहों की बात करें तो उसमें कई सारी प्रॉपर्टी एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से अलग होती है। इट मीन्स व्हेन वी हैव कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इट हैव वेटिंग प्रॉपर्टी। अगर हम अवस्थाओं की बात करें, जैसे कि जल की अवस्थाओं के बारे में, आप जानते हो जल 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव एंड गैस। उसके डिफरेंट फॉर्म यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, आइस, लिक्विड एंड स्टीम। बच्चों, अगर इनके भौतिक अवस्था की बात करें तो ये जल के 3 फॉर्म हैं और इनकी भौतिक अवस्थाएं डिफरेंट है। लेकिन अगर इनके केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो इनका केमिकल कंपोजिशन है H2O, जो कि सेम होता है अथवा समान होता है। अब हम बात करना चाहेंगे कि जल के अणु या किसी भी पदार्थ के अणु एक साथ मिलकर के क्यों रहते हैं, अर्थात उसमें ऐसी कौन सी चीज होती है जो उनको एक दूसरे से बांधे रखती है, उन अणुओं को एक दूसरे से बांधे रखती है। इस प्रकार अलग अलग चीजें बनती है और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज या गुणधर्म पाई जाती है। बच्चों, इसी टॉपिक पर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। बच्चों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अथवा अंतराण्विक आकर्षण बल से। बच्चों, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि बहुत सारे अणु एक साथ मिलकर के क्यों रहते हैं, इनमें कोई ना कोई फोर्स रहता होगा। इट मीन्स कि जब मॉलिक्यूल एक साथ रहते हैं तो उनके बीच एक फोर्स कार्य करता है और इस फोर्स को ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को सुनकर आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि कहीं ये उस फोर्स की बात तो नहीं कर रही है जो आपने पिछले अध्याय केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। तो बच्चों, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए आपको हम थोड़ा सा रासायनिक बंध के बारे में बताना चाहेंगे। बच्चों, आपने पिछले अध्याय में रासायनिक बंध में पढ़ा कि किस प्रकार से रासायनिक बंध का निर्माण होता है। तो बच्चों, रासायनिक बंध भी एक प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो 2 परमाणुओं के बीच कार्य करता है। बच्चों, अगर हम यहाँ पर बात करें H2 गैस की, जो जानते हो आप कि H2 गैस जो है एक मॉलिक्यूल है जो 2 परमाणु हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर 2 परमाणु हाइड्रोजन, इन हाइड्रोजन के बीच में एक फोर्स कार्य कर रहा है। तो वे फोर्स जो 2 परमाणुओं के बीच कार्य करते हैं उसे कहते हैं रासायनिक बंध या केमिकल बॉन्ड। लेकिन बच्चों, अगर हम मॉलिक्यूल या अणुओं के बीच, मॉलिक्यूल या अणुओं के बीच, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं Cl2 या कोई और भी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो जैसे H2 तो 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल के बीच में एक फोर्स कार्य कर रहा होता है। ये जो फोर्स है, ये जो अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स के बीच में कार्य कर रहे हैं, इसे ही कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अथवा अंतराण्विक आकर्षण बल। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में,
ये भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज वो फोर्स जो कि पदार्थ के अणुओं के बीच में एग्जिस्ट करता है, उसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, उसके बाद एक दूसरा फोर्स है जिसे कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अथवा अंतराण्विक फोर्स। तो बच्चों यहाँ पर पदार्थ के एक अणु के बीच में जो बल एग्जिस्ट करता है, जो बल कार्य करता है, उसे ही कहते हैं अंतःआण्विक आकर्षण बल। आइए इसे एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट एक फैमिली है जिसमें कई सारे लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली है जिसमें आप हो, आपके बहन भाई हैं, मम्मी पापा हैं और दादा दादी हैं। तो इन फैमिली मेंबर्स के बीच में एक तरह का लगाव होता है, एक तरह का आकर्षण होता है। तो बच्चों अगर हम बात कर रहे हैं एक फैमिली के अंदर बॉन्डिंग की, दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अथवा अंतःआण्विक बल की। अंतःआण्विक बल वह बल है जो कि पदार्थ के एक अणु के अंदर जो परमाणु है अथवा एटम्स हैं उनके बीच बॉन्डिंग की बात कर रहे होते हैं। बच्चों आपकी फैमिली का आपकी पड़ोसी फैमिली से भी कुछ ना कुछ बॉन्डिंग या कुछ ना कुछ एक रिश्ता या लगाव होता होगा। तो अगर बच्चों हम बात कर रहे हैं आपकी फैमिली की बॉन्डिंग का आपकी पड़ोसी फैमिली से, दैट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अथवा अंतराण्विक बल की। अंतराण्विक बल वह बल होता है जो पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करता है। अंतःआण्विक आकर्षण बल जो कि सामूहिक रूप में वान डेर वाल्स फोर्स कहलाता है। वान डेर वाल्स फोर्स में रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों फोर्स को कंसीडर किया जाता है, लेकिन बच्चों हम इस टॉपिक में केवल अट्रैक्शन अथवा आकर्षण बल की ही बात करेंगे। वान डेर वाल्स फोर्स निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज विसर्जन या लंडन फोर्स, सेकेंड इज डाइपोल डाइपोल फोर्स या इसे द्विध्रुवीय द्विध्रुवीय बल भी कहते हैं। थर्ड इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स जिसे कहते हैं द्विध्रुवीय इंड्यूस्ड फोर्स। इसमें चौथा प्रकार भी है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध के बारे में बच्चों आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है और वहां पर पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बंध क्या होता है या ये किस प्रकार के होते हैं। बच्चों हाइड्रोजन बंध भी एक प्रकार का इंटरमॉलिक्यूलर अथवा अंतःआण्विक आकर्षण बल होता है जो कि अणुओं के बीच में कार्य करता है। बच्चों हम सबसे पहले इन तीनों पॉइंट को एक एक करके समझेंगे, तत्पश्चात हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स पढ़ने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल का निर्माण तब होता है जब सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दोनों एटम अर्थात प्रत्येक परमाणुओं के द्वारा इक्वली शेयर नहीं होते। वहीं पर अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल वे होते हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल का निर्माण तब होता है जब सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं अथवा प्रत्येक एटम्स के द्वारा इक्वली शेयर होता है। बच्चों आइए इसे एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट आपकी मम्मी ने आपको एक एप्पल दिया और मम्मा ने बोला कि आप इस एप्पल को भाई के साथ इक्वली शेयर करके खाओगे। अगर आप गुड बॉय होंगे या गुड गर्ल होंगे तो आप इस एप्पल को अपने भाई के साथ इक्वली शेयर करके खाएंगे। ओके, यहाँ पर बेसिकली एप्पल को एज अ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जा रहा है। अगर आपने भाई के साथ इलेक्ट्रॉन को इक्वली शेयर करके खाया, इट मींस आपने भाई के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अगर हम केमिस्ट्री टर्म की बात करें तो एट दैट कंडीशन दैट मीन्स कि अगर आपने एप्पल को इक्वली शेयर करके खाया, दैट मीन्स कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बना है वो नॉन पोलर टाइप का होगा। तो नॉन पोलर टाइप के मॉलिक्यूल का निर्माण कब हुआ? जब सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन प्रत्येक परमाणु के द्वारा इक्वली शेयर हुए। यहाँ पर बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है थ्रू आउट द मॉलिक्यूल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। तो बच्चों स्टोरी के माध्यम से ये भी बताते हैं आपको। अगर आपकी मम्मा ने आपको एप्पल दिया और आपने उस एप्पल को भाई के साथ इक्वली शेयर करके नहीं खाया, इट मीन्स कि आपने मोर देन हाफ ले लिया और भाई को लेस देन हाफ दे दिया।
एट दैट कंडीशन क्या होगा कि आप हैप्पी रहेंगे लेकिन भाई आपका सैड रहेगा। तो इस सिचुएशन में आप पर और आपके भाई पर दोनों पर एक प्रकार का चार्ज इंड्यूस्ड होगा। अगर हम केमिस्ट्री टर्म में बात करें तो इस मॉलिक्यूल का निर्माण, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है इसका निर्माण कैसे हुआ? जब सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के द्वारा इक्वली शेयर नहीं हुआ। दैट मीन्स कि इसमें कोई एक एटम होगा या एक परमाणु होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है उस पर पार्शियल ऋण आवेश आ जाता है, जबकि इसके संगत जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल होता है उस पर पार्शियल धन आवेश आ जाता है। एज अ रिजल्टेंट ये जो पूरा सिस्टम है, यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में एक डायपोल क्रिएट हो जाता है। इट मीन्स कि यहाँ जो मॉलिक्यूल होगा वो पोलर नेचर का होता है। आई होप बच्चों आपको पोलर एंड नॉन पोलर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आप समझते हैं विसर्जन बल या लंडन फोर्स किसे कहते हैं। यह बल सभी आणविक पदार्थों के मध्य कार्य करता है और ऐसे आणविक पदार्थों के मध्य कार्य करता है जिनका निर्माण अणुओं से हुआ हो और ऐसे अणुओं से हुआ हो जो अध्रुवीय हो अथवा नॉन पोलर हो, अर्थात इन अणुओं में पहले से डायपोल मूवमेंट ना हो। ऐसे ही अणुओं के मध्य यह बल कार्य करता है। कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे Cl2 हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि। यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल हैं ये सभी अध्रुवीय हैं। इन अणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है उसे ही कहते हैं विसर्जन बल या लंडन फोर्स कहते हैं। जैसे कि एक अणु है A और B, जब ये अणु पास आते हैं तो इन अणुओं के पास आने के कारण इनके धन आवेशित भाग में रिपल्शन होता है। इस प्रकार एक अणु के धन आवेशित भाग दूसरे अणु के ऋण आवेशित भाग को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। फलस्वरूप दोनों अणुओं में डायपोल क्रिएट हो जाता है या डायपोल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार जब एक अणु का धन आवेशित भाग दूसरे अणु के ऋण आवेशित भाग के नजदीक आ रहा होता है तो इनका स्ट्रक्चर या इनका आकार कुछ इस प्रकार से हो जाता है। दैट मीन्स कि इनकी आकृति में विकृत हो जाती है। बच्चों इस अणु का ऋण आवेश दूसरे अणु के धन आवेश के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करने के कारण ये दोनों अणु आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जब इन अणुओं के पास कोई दूसरा अणु आता है तो उस अणु का ऋण आवेशित भाग पहले अणु के धन आवेशित भाग से आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाएगा। इस प्रकार इनका जो प्रकृति होता है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। अब हम दूसरे प्रकार के अंतराण्विक आकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे जिसे कहते हैं डायपोल फोर्स अथवा द्विध्रुवी बल। बच्चों यह बल ऐसे अणुओं के मध्य कार्य करता है जो कि पोलर होते हैं अर्थात ध्रुवीय होते हैं। इन अणुओं में पहले से ही डायपोल कैरेक्टर उपस्थित होता है। कुछ पोलर मॉलिक्यूल अथवा ध्रुवीय मॉलिक्यूल जैसे अमोनिया हुआ, वाटर हुआ, HCl, HF इत्यादि, ये सारे अणु पोलर नेचर के होते हैं। पोलर नेचर के क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों इन अणुओं में, इन सभी अणुओं में पहले से ही डायपोल मोमेंट होता है। इसमें डायपोल मोमेंट पहले से ही उपस्थित होता है अर्थात ये सारे अणु पोलर नेचर के होते हैं। इनमें से एक अणु लेते हैं जैसे कि HCl। HCl में बच्चों आप जानते हो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर Cl कम होती है। इसलिए यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ले रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो इन तीनों मॉलिक्यूल के Cl पर पार्शियल ऋण आवेश आ जाता है जबकि हाइड्रोजन पर पार्शियल धन आवेश आ जाता है। इस HCl के ऋण आवेशित भाग दूसरे HCl के धन आवेशित भाग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अथवा अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मतलब यह है कि इस प्रकार के या इस तरह के दोनों अणुओं में आकर्षण होता है जिसके प्रत्येक परमाणु में या प्रत्येक एटम में पहले से ही डायपोल कैरेक्टर पाया जाता है। इट मीन्स कि ये पोलर नेचर के होते हैं। यही कारण है कि बच्चों इसे कहते हैं डायपोल फोर्स या द्विध्रुवी बल।
आइए आप जानते हैं इसका तीसरा प्रकार, जिसे कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स अथवा द्विध्रुवी प्रेरित द्विध्रुवी बल। बच्चों, यह बल ऐसे अणुओं के मध्य कार्य करता है जिसमें से एक अणु जो होता है वो नॉन पोलर नेचर का होता है, जबकि दूसरा अणु जो होता है पोलर नेचर अथवा ध्रुवीय नेचर का होता है। इसलिए पोलर अणुओं की जो पोलर अणु की प्रकृति होती है उसके कारण नॉन पोलर वाले अणुओं में डाइपोल क्रिएट हो जाता है या इसमें पोलराइजेशन क्रिएट हो जाता है। दैट मीन्स कि इसमें पोलैरिटी आ जाती है। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक अणु ले रहे हैं H2 जो कि नॉन पोलर नेचर का है, अर्थात ये अध्रुवीय प्रकृति का है। दूसरा अणु लेते हैं HCl। जैसे कि आपको हमने पहले ही बताया कि HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है अथवा ध्रुवीय मॉलिक्यूल होता है। इस मॉलिक्यूल में पहले से ही डाइपोल क्रिएट रहता है। दैट मीन्स कि इसमें ये पोलर नेचर का होता है। बच्चों, जब H2 अणु और HCl अणु ये दोनों अणु पास पास आते हैं तो इन अणुओं के धन आवेशित भाग में प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। तो बच्चों यहाँ पर इस अणु का धन आवेशित भाग दूसरे अणु के ऋण आवेशित भाग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस प्रकार HCl के कारण H2 अणु में डाइपोल क्रिएट हो जाता है या डाइपोल उत्पन्न हो जाता है। डाइपोल क्रिएट होने के कारण इनकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। बच्चों, यहाँ पर HCl में पहले से ही डाइपोल होने के कारण H2 अणु में पहले से ही डाइपोल कैरेक्टर नहीं होता है, क्योंकि यह नॉन पोलर या अध्रुवीय होता है। तो ये HCl अणु की उपस्थिति के कारण H2 अणु में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए बच्चों इसे कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स अथवा द्विध्रुवी प्रेरित द्विध्रुवी बल कहते हैं। चौथा प्रकार है हाइड्रोजन बंध। आइए इसे समझते हैं। यदि हाइड्रोजन परमाणु किसी अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ एंड नाइट्रोजन हुआ, इनसे सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हो और इस हाइड्रोजन में किसी अधिक ऋण विद्युतीय तत्व से एक क्षीण अथवा एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स द्वारा जुड़ने की प्रवृत्ति होती है। बच्चों, इस क्षीण आकर्षण बल को ही कहते हैं हाइड्रोजन बंध। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे जल में H2O मॉलिक्यूल होता है, तो H2O मॉलिक्यूल में आप जानते हो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब आप H2O मॉलिक्यूल लेते हैं तो इस ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक है। इसी प्रकार दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं H2O का, जिसमें ऑक्सीजन पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश होता है। तो ये जो दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में ये टेंडेंसी होती है कि ये दूसरे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से एक क्षीण आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाता है। बच्चों, हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध अथवा अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। सेकेंड इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध अथवा अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं। अंतरा आणविक आकर्षण बल वह बल या वो हाइड्रोजन बंध इसमें पाया जाता है जो कि पदार्थ के अणुओं के बीच में कार्य कर रहा होता है। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में इसी प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कार्य कर रहा होता है। यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है यहाँ पर, जिसमें फ्लोरीन पर पार्शियल ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर पार्शियल धन आवेश। बच्चों, इसमें आप जानते हो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। विद्युत की ऋणात्मकता अधिक होने के कारण फ्लोरीन की ये इस पर आंशिक ऋण आवेश आ जाता है। इसी प्रकार दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का, उस मॉलिक्यूल में भी फ्लोराइड पर आंशिक ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश आ जाता है।
तो ये जो हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। तो इस ही हाइड्रोजन में दूसरे पहले मॉलिक्यूल के फ्लोराइड से एक क्षीण आकर्षण बल के द्वारा जुड़ जाएगा। इस क्षीण आकर्षण बल को ही हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और ये जो पदार्थ के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है बच्चों, इसे कहते हैं अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध अथवा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। आइए अब समझते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध अथवा अंतःआण्विक हाइड्रोजन बंध। अंतःआण्विक हाइड्रोजन बंध वह बंध होता है जो पदार्थ के एक मॉलिक्यूल के अंदर उपस्थित परमाणुओं के बीच कार्य करता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसमें दो ग्रुप हैं, एक है OH ग्रुप जिसे कहते हैं हाइड्रोक्सी और दूसरा है एल्डिहाइड ग्रुप जिसे जो है CHO। तो बच्चों यहाँ पर जो हाइड्रोक्सी ग्रुप का OH है, ये H अधिक ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन से जुड़ा है सहसंयोजक बंध से। तो ये हाइड्रोजन एल्डिहाइड ग्रुप के अधिक ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन से एक क्षीण आकर्षण बल से जुड़ जाएगा। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग होती है एक मॉलिक्यूल के परमाणुओं के बीच में, इस प्रकार के हाइड्रोजन बंध को कहते हैं अंतःआण्विक हाइड्रोजन बंध अथवा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। आइए अब समझते हैं पदार्थ के गलनांक तथा क्वथनांक पर वैन डर वाल्स फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, अगर किसी पदार्थ के वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा तो उस पदार्थ का गलनांक तथा क्वथनांक बढ़ जाएगा अथवा अधिक हो जाएगा। जैसे बच्चों, कोई पदार्थ है, जब ये पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो तो ये आवश्यक होता है कि पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बढ़े। पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात हमें ताप देना पड़ता है, अर्थात हमें उस पर्टिकुलर पदार्थ को ताप देना पड़ता है। बच्चों, अगर इस पदार्थ के अणुओं के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा तो ऐसे पदार्थ के अणुओं को अलग करने के लिए अथवा दूर करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिससे इन पदार्थों का गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होगा अथवा उच्च होगा। बच्चों, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद आइए समझते हैं थर्मल एनर्जी अथवा ऊष्मीय ऊर्जा का पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इसे जानते हैं। तो बच्चों, ये दो कारक हैं जो कि पदार्थ की भौतिक अवस्था का निर्धारण करते हैं। पहला है थर्मल एनर्जी और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बच्चों, जब किसी पदार्थ को हम ताप देते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को हम ताप देते हैं अथवा हीट देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में उपस्थित पार्टिकल को ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा ये अणु प्राप्त करके, ये पार्टिकल प्राप्त करके इनमें मूवमेंट आ जाता है अथवा गति करने लगता है। कहने का मतलब यह है कि यदि पदार्थ के अणुओं को ताप दिया जाए तो पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है परंताप के समानुपाती होता है। यदि ताप बढ़ाया जाए तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण इनमें उपस्थित या इन अणुओं के बीच कार्य करने वाला वैन डर वाल्स फोर्स धीरे धीरे कम होने लगेगा। वैन डर वाल्स फोर्स कम होने के कारण इन अणुओं के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। इस प्रकार पदार्थ में यह प्रॉपर्टी होती है या एक प्रवृत्ति होती है कि वो ठोस से द्रव, द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। कब बढ़ेगी? जब ताप बढ़ेगा। बच्चों, यदि टेम्परेचर कम किया जाए अथवा ताप कम किया जाए तो पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। पदार्थों के अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होने के कारण इन अणुओं के बीच कार्य करने वाला वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे और प्रभावी हो जाता है, जिस कारण पदार्थों के अणुओं के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगती है अर्थात घटने लगती है, जिस कारण पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव, द्रव से
ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। स्टूडेंट, हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि हम द्रव अवस्था तथा गैसीय अवस्था के बारे में विशेषकर अध्ययन करेंगे। तो आइए गैसीय स्टेट के बारे में जानते हैं कि गैसीय अवस्था में कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं अथवा गुणधर्म होते हैं, अथवा इनकी कौन कौन सी भौतिक गुणधर्म होते हैं। गैसों के गुणधर्म को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, गैसीय पदार्थ की सबसे सरलतम अवस्था मानी गई है। इट मीन्स गैस जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की। सेकेंड पॉइंट इज ये आधात्विक होती हैं, दैट मीन्स कि नॉन मेटालिक होती हैं। बच्चों, आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि पीरियोडिक टेबल में टोटल तत्वों की संख्या है 118, जिसमें जो गैसें हैं या नॉन मेटालिक तत्व वो टोटल है 11। ओके बच्चों, तो ये क्योंकि गैसें आधात्विक होती हैं अर्थात इसमें धातुओं के विपरीत गुणधर्म पाया जाता है, इसलिए ये आधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इनका आकार तथा आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। इट मीन्स इट हैव इंडेफिनिट वॉल्यूम एंड साइज। बच्चों, यही कारण है कि इनका खुद का कोई आकार तथा आयतन नहीं होता है, अर्थात इनको जिस भी बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। बच्चों, कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि आपके क्वेश्चन में गैस का आयतन नहीं दिया रहेगा, बल्कि उसमें दिया रहेगा कि बर्तन का आयतन, सपोज दैट आपके क्वेश्चन में दिया है बर्तन का आयतन 10 लीटर है। इट मीन्स कि गैस का आयतन कितना होगा? 10 लीटर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैसें जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार तथा आयतन ग्रहण कर लिया जाता है। गैसों में अपरिमित प्रसार होता है, अर्थात गैसों को अनंतता तक प्रसारित किया जा सकता है अथवा फैलाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज गैसों में संपीड़ितता का गुणधर्म पाया जाता है। इट मीन्स कि संपीड़ितता का मतलब यहाँ पर यह है कि इसमें कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। कंप्रेसिबिलिटी का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर पदार्थ के गैसीय पदार्थ को ऊपर एक दाब डाला जाए और दाब डालने पर उस पदार्थ के आयतन कम हो जाते हैं अथवा उनके आकार में परिवर्तन हो जाता है। बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी का गुण यही होता है। गैसें, जितनी भी गैसें होती हैं या जो गैसें होती हैं उनका कंप्रेसिबिलिटी बहुत अधिक होता है, जबकि ठोसों में कंप्रेसिबिलिटी अथवा संपीड़ितता का गुणधर्म बहुत कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इनमें विसरण का गुणधर्म पाया जाता है, अर्थात गैसों में यह गुणधर्म होता है कि यदि गैसों को खाली स्थान या खुले स्थान जगहों पर छोड़ दिया जाए तो ये उस स्थान या उस खाली जगहों पर समान रूप से फैल जाते हैं। इसे कहते हैं विसरण या डिफ्यूजन। इसी गुण के कारण जितनी भी गैसें होती हैं वो सभी आपस में मिक्स हो जाती हैं और मिक्स होकर के ये एक समांगी अथवा होमोजेनस मिक्सचर बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी गैसें आपस में मिल करके होमोजेनस अथवा समांगी मिश्रण बनाती हैं। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि गैसों के अणुओं में जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है। यही कारण है कि गैसों की डेंसिटी बहुत कम होती है। गैसों की डेंसिटी कहने का मतलब यह है कि बच्चों, क्योंकि गैसें बहुत दूर दूर होती हैं तो एक पर्टिकुलर यूनिट में गैसों की जो मात्रा होगी वो बहुत कम होगा। इट मीन्स कि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज जो गैसें हैं ये गैसों के डिफरेंट फॉर्म पाए जाते हैं। दैट मीन्स कि ये जो है मोनोएटॉमिक हो सकती है, डायटॉमिक हो सकती है, पॉलीएटॉमिक हो सकती है। आइए इसे एक एक करके समझते हैं कि मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक कौन कौन सी गैसें हैं। फर्स्ट इज मोनोएटॉमिक, इसे कहते हैं एकल परमाणविक। यहाँ पर जितने भी अक्रिय गैसें हैं वो सारी मोनोएटॉमिक गैसें कहलाती हैं, जैसे हीलियम हुआ, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टन, जीनान इत्यादि गैसें। डायटॉमिक गैसें दैट मीन्स कि द्विपरमाणविक गैसें। द्विपरमाणविक गैसें किसे कहते हैं? जो दो परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं।
जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। थर्ड है पॉलीएटॉमिक अथवा बहुपरमाणविक गैसें। बहुपरमाणविक गैसें कहने का तात्पर्य है कि जो गैसें दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। जैसे यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड है, मेथेन है, ओजोन है इत्यादि। ये सारी गैसें जो हैं पॉलीएटॉमिक गैसें कहलाती हैं। गैसों के अध्ययन करने के लिए हमें कुछ मूल राशियों की आवश्यकता होती है। बच्चों हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक बच्चों आप अपना ख्याल रखिए और हम एक नए टॉपिक को एक नए वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।